मेरा नाम समन है और मैं एक संपन्न परिवार से हूँ। मैं अपने भाई बहनों में सबसे छोटा हूँ। हम सब एक साथ रहते हैं। मेरे दादाजी एक अमीर आदमी थे और उनके सभी बच्चे उनके साथ रहते थे। वे पूरी संपत्ति के मालिक थे, लेकिन अपनी संपत्ति के नाम पर उन्होंने एक शर्त रखी कि सभी एक साथ एक ही छत के नीचे रहेंगे और सभी बहन भाई एक दूसरे से रिश्तेदार होंगे और कोई भी परिवार से बाहर शादी नहीं करेगा। बचपन से ही मेरी सगाई मेरे चाचा के बेटे से हुई थी। मैं वहीं पैदा हुआ। मेरे 3 भाई थे जो सभी शादीशुदा थे। उनकी शादी उनके चचेरे भाइयों से हुई थी और वे सभी एक साथ रहते थे क्योंकि मैं अभी भी 18 साल का था। मेरी माँ को संयुक्त परिवार पसंद नहीं थे। वह चाहती थी कि सभी हम अलग अलग रहें, लेकिन मुझे अपने सभी चचेरे भाइयों के साथ रहना और उनके साथ मौज-मस्ती करना बहुत पसंद था। मेरी माँ कहती थी कि ये लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। जब ये अत्याचार करने आते हैं तो ये देखते भी नहीं कि ये क्या कर रहे हैं। मुझे नहीं पता, हो सकता है उन्होंने मेरी माँ के साथ कोई अपराध किया हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो ऐसे हो सकते हैं क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करते थे और मैं एक खूबसूरत लड़की थी। सब कहते थे कि समन लाखों में एक है। मेरे एक चाचा थे जो बहुत पढ़े लिखे थे। लिखा-पढ़ी तो की थी, लेकिन उन्होंने कहा कि तुम घर पर रहकर ही पढ़ाई कर सकती हो। बाकी लड़कियों ने भी 10वीं पास कर ली थी, इसलिए उन्होंने मुझे प्राइवेट में पढ़ाई करवाई और वे बहुत अच्छी थीं। उनके अपने बेटे भी छोटे थे। उन्होंने अपने बेटे को पढ़ने दिया, लेकिन मेरी बेटियों को 10वीं तक ही पढ़ाई करवाई। मेरी माँ की राय में यह एक बड़ी बात है, लेकिन मुझे वैसे भी पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी और मेरी माँ परिवार की वजह से मेरे रिश्ते से खुश नहीं थी। मेरे चचेरे भाई बहनों की शादियां तय थी और क्योंकि मेरा बचपन से ही अपने चचेरे भाई के साथ रिश्ता था, इसलिए मेरा भी शादी करने का कोई इरादा नहीं था। नहीं, मुझे शादी करने में कोई दिलचस्पी थी। मैं जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता था, पर मैं यहाँ कुछ कह नहीं सकता था और कहा गया कि घर में काम होता है। काम करने के लिए बहुत सारे नौकर हैं और हमने खुद कोई नहीं रखा। जो भी काम होता था नौकर सिर्फ खाना बनाते थे। हम खुद ही करते थे क्योंकि मेरे दादाजी को नौकरों का खाना पसंद नहीं था और जब मैं आता था तो कहा जाता था कि तुम बस आराम करो, कुछ काम नहीं किया है, तुम्हें सारी जिंदगी काम ही करना है। सब मेरा ख्याल रखते थे, इसीलिए एक नौकरानी जिसका नाम सुमेलित था मेरे काम के लिए रखी थी। और जैस्मिन की एक अजीब आदत थी कि वो रोज आती थी। कभी अजीब तरीके से मास्क पहनती थी, कभी दुपट्टा मुंह में डाल लेती थी, यानी उसका आधा चेहरा ही दिखता था और कहती थी कि मेरे चेहरे पर दाग है, मैं ऐसा क्यों करती हूँ। हमें इस मामले में बोलने में कोई दिलचस्पी नहीं है। नहीं, हमें इतना बोलने की इजाजत थी। हमारे घर में सब कुछ भगवान का दिया हुआ था और घर का काम नौकरों से करवाया जाता था। जब मेरी शादी की तैयारियां शुरू हुईं, तो मेरे सभी करीबी लोग शादी के बाद दूसरी हवेली में रहते थे, इसलिए उनके अलग अलग कमरे बनाए गए, लेकिन मेरा कमरा दूसरी मंजिल पर बनाया जा रहा था क्योंकि वहां जगह कम थी। बाकी मेरे चचेरे भाई बहनों ने कहा कि कम से कम तुम अलग तो जा रहे हो। ऐसा लग रहा है जैसे हमारी शादी ही नहीं हुई। हम अपने ही घर में रह रहे हैं, कुछ नया नहीं है, कोई दिलचस्पी नहीं है, वही चेहरे जो बचपन से देखते आ रहे हैं। ऐसी शादी में कुछ आकर्षण होता है। मैंने कहा कि मुझे नहीं पता था तुम लोगों की सोच के बारे में। बस खुद को जानो। जैस्मिन मेरा सारा काम करती थी और मेरे पीछे पीछे चलती थी। वो मुझे बड़े ध्यान से देखती थी और मेरी खूब तारीफ करती थी कि तुम बहुत प्यारे हो। कभी कभी वो मेरे लिए कुछ अच्छा खाना भी बनाती थी। एक दिन मैं अपने बालों में तेल लगा रहा था। जब मैं तेल लगाकर बैठा था तो उसने पूछा, क्या तुम्हारे सिर में दर्द हो रहा है?
मैंने अपना सिर दबाया और कहा, मैं तुम्हारे लिए सूप बना दूंगा। सर्दी का मौसम है, इसीलिए नहाने से पहले तुम्हें सिर दर्द हो रहा है। उसने मेरा बहुत ख्याल रखा, मुझे वो बहुत अच्छी लगी। फिर जब शादी का दिन करीब आया, तो वही व्यक्ति जिससे मेरी शादी होनी थी, उसका नाम अरमान था, वो सीढ़ियों से गिर गया। उसे इतनी बुरी चोट लगी कि वो फिलहाल शादी करने की हालत में नहीं था। वो उसे अस्पताल ले गए और फिर बिस्तर पर लिटा दिया। उसके पैर में फ्रैक्चर था। 1 हफ्ते बाद शादी थी और बेचारे के साथ क्या हो गया। सब लोग बहुत चिंतित थे। उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा था कि किसी की बुरी नजर लग गई है और शादी में 2 महीने बाकी थे। मुझे कोई परेशानी नहीं थी। मैं अरमान के बारे में चिंतित थी क्योंकि वह मेरा होने वाला पति था, लेकिन मैं इतनी चिंतित नहीं थी। मैं कम से कम 2 महीने में आराम कर सकती थी। मुझे वैसे भी सर्विस मिल रही थी, लेकिन जब मैंने उससे पूछा कि आप, तो वह कहता है, मुझे नहीं पता कैसे गिर गया। पता नहीं मैं कैसे गिर गया। मेरे चाचा ने कहा, आप यह क्या कह रहे हैं? और फिर उन्होंने कहा, मैं सीढ़ियों के शीर्ष पर खड़ा था, मोबाइल देख रहा था और फिर अचानक मैं गिर गया। चाचा ने कहा, इस फोन में आग लगा दी जिसके कारण आपका ध्यान भटक गया। उसने सबको डांटना शुरू कर दिया। अरमान ने कहा कि मैं फोन की तरफ ध्यान जरूर दे रहा था, लेकिन इतना नहीं। मैं ऐसे खड़ा नहीं था कि अचानक गिर जाऊं। सब अरमान के ध्यान में था। ध्यान रखना शुरू किया। डॉक्टर ने कहा कि फ्रैक्चर कोई बड़ी बात नहीं है और इसके बाद ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर भी अगर आप लोग इसके बाद ध्यान रखेंगे तो पूरी तरह स्वस्थ हो जाएंगे। फिर यही हुआ। शादी की तैयारियां फिर से शुरू हो गईं। चमेली बहुत उदास थी। मेरी मौसी ने उससे पूछा, लिया ने पूछा, तुम इतनी उदास क्यों हो? तो बोली, कोई बात नहीं। उसने कहा, नहीं, तुमने तो ऐसा मुंह बना रखा है जैसे मौत के घर में हो। तो उसने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। जब किसी बच्चे की विदाई होती है तो मेरा दिल बड़ा हो जाता है। सामना ने कहा कि उसे दुख हो रहा है, दूर थोड़ी जा रही है, अपने घर में रहेगी, बहुत किस्मत वाली है, अपने माँ बाप से दूर नहीं जाना पड़ेगा। ससुराल वाले भी उसके परिवार वाले हैं। तो चमेली बोली, मैं अपनी बेटी की शादी को लेकर बहुत खुश हूँ। उस घर में रहने को मजबूर हूँ, पर मेरी बेटी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। मैं सोच रहा हूँ कि एक दिन भगवान आएंगे और उसे ठीक कर देंगे। एक दिन मैंने अपनी चचेरी बहन को रोते हुए देखा। मैंने उसे देखा और उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा। निशान था। मैंने कहा, तुम्हें किसने मारा है? उसने कहा, आमिर ने मुझे मारा है और मैं रोज मारता हूँ। मैंने कहा, तुम्हारी शादी को कुछ साल हो गए हैं, हालात यहाँ तक कैसे पहुँच गए? उसने कहा कि स्थिति पहले ही यहाँ तक पहुँच चुकी है, लेकिन हम बचपन से ही एक दूसरे का चेहरा देख रहे हैं। हमारे पास एक दूसरे के लिए कुछ भी नया नहीं है। हम तंग आ चुके हैं। मुझे नहीं पता कि हमारी बाकी जिंदगी कैसे गुजरेगी। बेहतर होगा कि हम में से कोई भी शादी न करे। दूसरी ओर मैं हूं। मेरी भाभी को 2 बार गर्भपात हो चुका है। ऐसा उसकी चचेरी बहन की वजह से हो रहा था। उसे बच्चे नहीं हो रहे थे, पर उसके घर वालों ने कहा कि जब भगवान को देना होगा तो दे देंगे, पर यह सब मेरी भाभी के मिसकैरेज की वजह से हुआ। तब से उसकी तबीयत खराब हो गई थी। वह दुबली पतली और हर समय थकी रहने लगी थी। यह सब देखकर मेरे दिल में डर बैठ रहा था कि अब शादी की तैयारियां शुरू हो गई हैं। मेरी शादी 1 हफ्ते बाद होने वाली थी और मेरी शादी होने वाली थी। मेरे पति भी पूरी तरह से ठीक हो चुके थे। अब मेरा दिल घबराने लगा। मैं सोचने लगी, अब क्या करूं, शादी करूं या फिर ना करूं, क्योंकि मेरे पास कोई चारा नहीं था। ना ही शादी टालकर मुझे चैन मिल सकता था। एक दिन मैं उदास बैठी थी तो जैस्मिन आई और कमरे की सफाई करने लगी। उसने पूछा, तुम क्यों परेशान हो? मैंने कहा कि शादी तो होने वाली है, तो मैं क्यों परेशान हो रहा हूँ। उसने कहा कि शादी तुम्हारी मर्जी के खिलाफ हो रही है।
मैंने कहा कि तुम्हारी मर्जी से हो रही है, लेकिन तुम्हारी मर्जी से हो रही है नहीं हो रही है। लेकिन इस घर में शादी मर्जी से करने का रिवाज नहीं था, हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि लड़कियों को 10वीं के बाद घर बैठा दिया जाता था। न कहीं आना जाना, न होटल जाना, न किसी कॉलेज में पढ़ना, न किसी से मिलना। अगर हम किसी से मिलेंगे नहीं तो उसे पसंद कैसे करेंगे? हमें फोन रखने की इजाजत नहीं है। अच्छी बात है कि अगर उसे कोई पसंद आ गया तो हम कौन सी शादी करवा दें? हम तो सिर्फ दिल जलाना चाहते थे। इस पर चमली ने कहा कि प्यार शादी में इंसान खुश रहता है। मैंने कहा, शादी में इंसान खुश क्यों नहीं रहता? उसने कहा, नहीं, प्यार बहुत कुछ बचा लेता है। जब इंसान लड़ता है तो सोचता है कि मैंने उससे प्यार किया था या नहीं, फिर वो प्यार की शादी में सब बर्दाश्त कर लेता है। लड़ाई झगड़े भी होते हैं, लेकिन फिर भी उनके बीच प्यार का रिश्ता होता है, और ये रिश्ता बहुत खूबसूरत होता है। उसकी बातें मेरे दिल को छू गईं, लेकिन अब मेरी शादी हो चुकी थी और कुछ भी करना संभव नहीं था। जैसे जैसे शादी का दिन नजदीक आने लगा, मेरी परेशानियां बढ़ने लगी, क्योंकि कोई न कोई समस्या तो हमेशा बनी ही रहती थी। शादी से 2 दिन पहले जब मेरी शादी के लिए टेंट लगाया गया तो आग लगने से वह टूट गया। मालिक को पैसे देकर किसी और से बात करनी पड़ी, लेकिन दूसरे व्यक्ति ने कहा कि शामियाना तैयार होने में बहुत समय लगता है। शहर में कहीं भी हमें अपने लेवल का मैच नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि हमें बहुत अच्छे मैच चाहिए थे। हमारे घर में और भी अजीबोगरीब चीजें हो रही थी। कभी बिजली चली जाती थी, कभी हालत खराब हो जाती थी, कोई न कोई दिक्कत होती थी। सब पूछते थे कि क्या हो रहा है। ऐसा लगता था जैसे मुझे बुरी नजर लग गई है। बार बार हवन भी करवाया, लेकिन फिर भी समस्या खत्म नहीं हो रही थी। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि दुनिया की सबसे बड़ी मुसीबत एक रात मेरे सिर पर आ गई। मैं अपने कमरे में शांति से सो रही थी और मेरी मेहंदी का फंक्शन बेहतरीन तरीके से हो गया था। सुबह मेरी शादी थी तो शोर सुनकर मैं बाहर आ गई। शोर सुनकर ऐसा लगा घर में सभी लोग आपस में झगड़ रहे थे। मैं भी परेशान हो गया। जब बाहर आया तो सब मेरी तरफ देखने लगे। सब मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे बहुत दिनों बाद कोई मिल रहा हो। मैंने पूछा क्या हुआ तो मेरी होने वाली सास बोली कि मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मेरी माँ भी रो रही थी और मेरे पिता सिर झुकाए खड़े थे। मेरे भाई के चेहरे पर गुस्सा था और वो मुझे ऐसे देख रहा था जैसे वो मुझे जानता ही न हो। मेरा होने वाला पति भी मुंह फेरे खड़ा था। ऐसा इसलिए क्योंकि मेरी भाभी ने किसी को कमरे से बाहर आते देखा था और उसने सबको बता दिया था कि मैंने एक आदमी को कमरे से बाहर आते देखा था और उसे पकड़ भी लिया था। मैंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, पता नहीं, शायद वो चोर था और चोरी करने आया था और मेरे कमरे में भी चोरी की नीयत से ही घुसा था। तो मेरे चाचा ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारते हुए कहा कि ऐसा झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने पहले ही बता दिया था कि वो तुम्हारा प्रेमी है और तुमसे मिलने आया था। मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। मैं हैरान था कि ये कौन व्यक्ति है जो मुझ पर इतना बड़ा आरोप लगा रहा है। मैंने कहा कौन है वो, मुझे भी तो पता करो। सबने कहा एक तो तुम ऐसे बर्ताव करते हो और ऊपर से उसका चेहरा देखने की बात भी करते हो। हालांकि मैं पूरी तरह से साफ थी, लेकिन किसी ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। सभी आदमी आपस में बात करने लगे। मेरे चाचा ने मेरे बाबा से कहा। मैंने कहा इसे घर से निकाल दो, लेकिन किसी ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। सभी लोग आपस में बात करने लगे। मेरे चाचा ने मेरे पिताजी से कहा इसे घर से निकाल दो, नहीं तो हम सबकी बदनामी होगी। अभी घर में मामला उलझा हुआ है। यकीन नहीं हो रहा कि कैसे वे मुझे घर से बाहर निकालने की बात कर रहे हैं।
एक दिन पहले सब लोग मुझसे नाता तोड़ रहे थे और अब सब मुझे घर से बाहर निकालना चाहते हैं। सबने सलाह मशविरा करके उसकी शादी करवा दी और उसे घर वापस भेज दिया। इसको घर से निकाल देना चाहिए क्योंकि इसने पूरे घर के मर्दों और औरतों की इज्जत को कलंकित किया है। कृपया मेरा संगीत सब्सक्राइब करें। सबसे पहले वाले को घर से निकाल दिया गया। मैंने उसके चेहरे को ध्यान से नहीं देखा। मैं बहुत जोर से चिल्लाया। मैंने कहा कि इसके घर नहीं जाना है। साथ मत जाओ। मुझे ये नहीं पता, तुम लोगों को गलतफहमी हो गई है। अगर कल हकीकत तुम्हारे सामने आ गई तो मैं किसी को माफ नहीं करूंगा। तब मेरे बड़े बुजुर्गों ने कहा, तुम क्या माफ नहीं करोगे? हम तुम्हें तुमसे पहले कभी माफ नहीं करेंगे। हो सकता है कि हम तुम्हें घर से निकाल दें और लोगों से कहें कि तुम हमारे लिए मर चुके हो। अब तुम्हारा हमसे कोई रिश्ता नहीं है। हम तुमसे क्यों प्यार करें? तुमने इस घर की सभी लड़कियों की शादी उनकी मर्जी पूछकर करवाई है। मैंने पूछा भी था कि तुमने ऐसा कुछ नहीं कहा था। अगर हमें पहले बताया होता कि तुम ऐसी शर्मनाक हरकत करोगे तो हम तुम्हें पहले ही उसके साथ भेज देते। मैं निराश होकर उस अजनबी के साथ घर से बाहर आ गई। उसके बाद हम रिक्शे में बैठ गए। मुझे रिक्शे की आवाज सुनाई दे रही थी और मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मुझे नहीं पता था कि हम कहाँ जा रहे हैं। मेरा मन सोच रहा था कि मेरे जीवन में क्या हुआ था। अभी कुछ देर पहले मैं शांति से सो रही थी और सब कुछ बदल गया। सबने आने से पहले मुझसे कहा था कि तुम अपना चेहरा हमें कभी मत दिखाना। तुम मर चुके हो। हमारे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हैं। वो आदमी पूरे रास्ते मुझसे अपना चेहरा छुपाता रहा। मैंने देखा भी नहीं कि उसकी गलती की वजह से मैं बदनाम हो गया था। मेरे घरवालों का मुझ पर से भरोसा उठ गया था। मेरे सारे रिश्तेदार मेरे खिलाफ हो गए थे। मैंने उसकी तरफ देखा पर मैं उसका चेहरा ठीक से नहीं देख पाया। मैंने कहा, मेरी जिंदगी बर्बाद करके तुम्हें क्या मिला? उसने कोई जवाब नहीं दिया और काफी देर बाद वो मुझे एक टूटे हुए घर में ले आया। मैंने इधर उधर देखा तो घर बहुत ही बुरी हालत में था। यहाँ न तो कोई अच्छी चीज थी और न ही कोई जरूरी सामान। कमरे लकड़ी के बने थे, कुछ और तो नहीं था। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। ये घर भी मेरी जिंदगी जैसा है। उसने मुझे कमरा दिखाया और कहा, मेरे पास तुम्हारे लिए इससे अच्छा घर नहीं है। फिलहाल ये मेरा घर है। उसकी आवाज सुनकर मैं थोड़ी देर के लिए रुक गया, क्योंकि मैंने उससे अभी सवाल किया था। मैंने उसका चेहरा नहीं देखा था। उसने मेरा चेहरा छुपा दिया था। तुमने अपना चेहरा क्यों छुपाया है? जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद की है उसका चेहरा कैसा होता है? जब उसने अपने चेहरे से कपड़ा हटाया, यह देखकर मैं बेहोश हो गई। जब होश आया तो मेरे पति बिस्तर के पास बैठे थे और मेरा सिर दबा रहे थे। मैं हैरान और परेशान होकर उससे दूर चली गई क्योंकि मेरे पति वहां नहीं थे। लेकिन यह जैस्मीन थी जो एक नौकरानी थी और हमारे घर में सबसे ज्यादा काम करती थी। मैं उससे प्यार करती हूँ, लेकिन वह मेरे पति की तरह क्यों दिखती थी, या क्या वह मेरे पति से मिलती जुलती है? मुझे नहीं पता क्या हुआ। मेरा दिमाग भटक गया। मेरा नाम शायन है। जब तुम स्कूल में ऐसा करते थे तो मैंने तुम्हारे स्कूल के बाहर एक दुकान लगाई थी। जब तुम स्कूल आते थे तो मैं तुम्हें देखती थी और मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती थी, इसलिए मैंने तुम्हारे घर में नौकरानी का काम करना शुरू कर दिया। इसलिए मैंने अपना चेहरा वहां छिपा कर रखा। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं ही तुम्हारी होने वाली हूँ। मैंने अपने पति को सीढ़ियों से नीचे धकेल दिया और मैं ही वह थी जिसने तुम्हें मुझसे मिलने के लिए उकसाया। मैं तुम्हारे कमरे में आया क्योंकि उस समय मेरे पास शादी रोकने का कोई और रास्ता नहीं था। मैंने तुम्हें दोषी ठहराया और कहा कि मैं तुमसे मिलने आया था।
ये लोग ऐसे ही व्यवहार करेंगे। मैं सफल हो गया और आज तुम मेरी पत्नी हो। मैं अपने आप को दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान मानता हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हें खुश रखने की पूरी कोशिश करूँगा। मैंने कहा कि तुम मुझसे प्यार करती हो। तुम इसी को प्यार कहते हो जिसकी वजह से तुमने मुझे अपने परिवार में बदनाम कर दिया है। मैं एक पल भी तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। मैं वापस जाकर सबको सच बताऊंगी। शायन ने मुझसे कहा कि तुम अपनी मर्जी से जा सकती हो, लेकिन जिन लोगों ने पहले तुम पर भरोसा नहीं किया, क्या तुमने नहीं सोचा कि सिर्फ 4 घंटे में ही उन्होंने तुम्हारी किस्मत का फैसला कर दिया, तुम्हें बोलने का मौका नहीं दिया। जिस इंसान से तुमने शादी की और उस घर में रही और वो तुमसे प्यार नहीं करता। मेरा तरीका गलत है, लेकिन मेरी नीयत गलत नहीं है।